एग्जांपल देख लो। मान लो हमने बेंजीन के ऊपर ये 1,2-डाइएमीन लिया हुआ है, ठीक है ना, और हमने इसका NaNO2HCl से 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर रिएक्शन करवाई तो कायदे से दोनों जगहों पर N2+ आना चाहिए था। लेकिन जब एक जगह N2+ आता है ना, तो N2+ की एक स्ट्रक्चर ये होती है ट्रिपल बॉन्ड और प्लस, ठीक है ना, एक ये भी हो जाती है, ये वाला प्लस, ठीक है, तो दूसरा NH2 यहीं अटैक कर देता है ऐसे, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन वगैरह निकल के फाइनली ये इस तरह की रिएक्शन बन जाती है। ये प्रोडक्ट बन जाता। तो उसमें ऑप्शन में ये भी था कि दोनों जगहों पे N2+ आ जाए, यहाँ भी N2+, वहां भी N2+, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, बट मेजर ये हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था ना, इसको CONH2 बनाया था एमाइड, फिर उसका पहले हॉफमैन ब्रोमाइड से NH2 बनाया, ये प्रोडक्ट बनवाया पीछे से, एक स्टेप पहले से भी रिएक्शन थी। तो क्योंकि हॉफमैन ब्रोमाइड मैंने बताया नहीं है तो इसलिए अभी उसको नहीं बता रहा हूं, ठीक है। बेंजीन डाइएजेनियम की ये एक रिएक्शन है। अमाइंस, प्रिपरेशन, सबसे पहले हॉफमैन ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इसको हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। डिग्रेडेशन इसलिए क्योंकि इसमें एक कार्बन कम हो जाता है, ठीक है ना। किसी अनसब्स्टिट्यूटेड एमाइड पर यह रिएक्शन होती है। अनसब्स्टिट्यूटेड एमाइड मतलब नाइट्रोजन पर NH2 ही होना चाहिए, नाइट्रोजन पर कोई एल्काइल ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ना Br2 और KOH की प्रेजेंस में, या इसको KOBr भी बोल देते हैं, या इसमें BrO- लिख दें तो भी इसका मतलब यही होता है, हाइपोब्रोमाइट आयन है, इसमें से ये CO2 निकल जाता है और ये बन जाता है RNH2। प्योर प्राइमरी एमीन बनाने की ये एक रिएक्शन है। इट्स अ वेरी गुड रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर प्राइमरी एमीन एंड देयर विल नॉट बी एनी कंटामिनेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्शरी एमाइंस, राइट। इसका मैकेनिज्म देख लो। इसका मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है। पहले हमने ले लिया, आपको तो पता है ये एसिडिक H है, तो OH- की प्रेजेंस में क्या होगा, ये एसिडिक H चला जाएगा, तो ये बन जाता है एनायन ऑफ एमाइड। दिस इज एनायन ऑफ एमाइड, राइट, और यहाँ K+ होगा ही सही। ये एनायन ऑफ एमाइड ब्रोमीन मॉलिक्यूल पर अटैक करता है ऐसे, इट अटैक्स ऑन ब्रोमीन मॉलिक्यूल टू गिव N-bromoamide। इस N-bromoamide में से जो बेस है ना, बेस वो वापस से इस H+ को निकाल लेता है इसको, तब यहां पर बनता है एक सॉल्ट N-Br। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होने जा रहा है अभी। ये एक सॉल्ट है और सॉल्ट में से ब्रोमो निकलता है तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, तो ऐसे में ये R यहां से माइग्रेट कर जाता है, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। देख लो, ये एक इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है, प्योर इंट्रामोलिक्यूलर, यानी कि अगर इस R में कोई कायरलिटी वगैरह हो तो कॉन्फ़िगरेशन कांस्टेंट रह जाता है। R migrates so I mean in such a fashion, in such a concerted fashion that there is no chance for configuration to have any change। concerted fashion समझ रहे हो ना, एक तरफ से बॉन्ड टूटता है, दूसरी तरफ से बनता जाता है, साइमल्टेनियस ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है ना, उसको बोलते हैं concerted, ठीक है। ये है 1,2 एल्काइल शिफ्ट या R- शिफ्ट, ये स्लो है,
इसको वुल्फ रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। और इस तरह से हमें मिलता है एक कंपाउंड जिसका नाम है अल्काइल आइसोसाइनेट। अल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक है ना। आपको याद होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी एक हुई थी, जिसमें भोपाल में जो गैस निकली थी ना वो मिक थी, यही है मिथाइल आइसोसाइनेट। ये मिक है, ये यूरिया बनाने के काम आता है। आइसोसाइनेट्स आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। तो यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी वहां पर थी, उसमें वो मिक बनाकर और बड़े टैंक में स्टोर किया करते थे, ठीक है ना। और उस टैंक में एक बार लीकेज हो गया, और मिक जो है बहुत हाईली पॉइजनस है, तो उस लीकेज की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। रात को 12-1 बजे के आसपास लीकेज हुआ था, और बहुत सारे, अच्छा उस कंपनी के पास में ही उसकी टाउनशिप थी जहां वहां के वर्कर रहते थे उस कॉलोनी में, वो सभी सो रहे थे अधिकतर। जो जग गए और जो भागे ना, वो भी उसी तरफ भागे जिस दिशा में हवा चल रही थी। तो भागने के बाद भी बहुत सारे लोग मारे गए, मतलब हजारों लोग मारे गए थे। और उसके बाद उस कंपनी का जो मालिक था वो यहाँ से गायब हो गया, भाग गया। हाँ, मतलब हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है कि कोई भी आए 1000, 2000, 5000 लोगों को मार दे और फिर चला जाए, समझे, फिर आप उसका कुछ भी ना बिगाड़ पाए, ठीक है ना। उसका नाम था एंडरसन। लोग बोलते हैं कि वह उस समय जो चीफ मिनिस्टर था उसने ही उसको भगाया था अपनी गाड़ी में बैठा के। इस एल्काइल आइसोसाइनेट को जब हाइड्रोलाइज करते हैं ना, तब प्राइमरी एमाइन और CO2 मिलती, ठीक है ना। सो दिस इज द वेरी गुड रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट यू कॉल प्राइमरी एमाइन। प्योर प्राइमरी एमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। नोट करो, बताओ भाई। MECONH2 और हमने लिया है Br2 + KOH। बोलो क्या मिलेगा? MENH2। क्यों? जल्दी जल्दी करो। ये यूरिया है, करके बताओ। मैं करूं? आपको क्या बोलो? ETNH2, आइसोप्रोपाइल NH2, टर्शरी ब्यूटाइल NH2, साइक्लोहेक्साइल एमाइन, ये एनिलीन, ये अमोनिया, ये हाइड्रोजीन, ठीक है ना। अगर ऐसे हो तो CONH2 क्या है? 1 2 3, ये R है। क्यों? इसका कॉन्फ़िगरेशन R है। अगर हम रिएक्शन कर देना तो भी R का R ही रह जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। इसको देखो जरा, MECONH2 है और ETCONH2 में N15 ले लिया। बोलो, Br2 और H2O लिया, तो जिसका नाइट्रोजन उसके साथ ही रहेगा, इसमें कहीं कोई क्रॉस प्रोडक्ट का चांस नहीं है। नहीं, शिफ्टिंग ऐसे होती है ना कि ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन जब इससे डिटैच हो रहा होता है उसी समय इससे अटैच हो जाता है। इन्वर्जन तो तब होता है जब पूरी तरह पहले डिटैच होकर नेगेटिव चार्ज बनाकर फ्लिपिंग करने का चांस होता है। तो इस इज साइमल्टेनियस ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड।
ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं कॉन्सर्टेड। इसमें बोलो क्या क्या मिलेगा, बोलो MEnH2 और EtNH2N15 वाला, ठीक है ना। एक इसको देखो, फिर बेंजीन पर CONH2 लगाया और यहां बेंजीन पर लगवाया ड्यूटरेटेड CONH2 पर N15 है। बोलो बिना ड्यूटरेट वाली रिंग पर सिंपल NH2 आएगा और ड्यूटरेटेड रिंग पर क्या आएगा, N15। ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है। ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन। उसी कॉम्प्रहेंशन में एक क्वेश्चन ये भी था, जिस कॉम्प्रहेंशन की मैं बात कर रहा था ना, इसके मैकेनिज्म पर एक कॉम्प्रहेंशन बनाया गया था 3 क्वेश्चंस का, उसमें एक ये भी था। प्लीज करेक्ट इट, इट इज KOH नॉट H2O, Br2 plus KOH, please correct it. By mistake I wrote H2O here, but it is KOH. Hoffman methylation, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन भी बोलते हैं इसको। मान लीजिए आपने मिथाइल क्लोराइड लिया है और अमोनिया से रिएक्शन करवा दी, ये एक्सेस में ले रखा है आपने, तो पहले बन जाएगा ये MEnH2। अमोनिया ही क्यों, कोई भी मतलब MECl ही क्यों, कोई भी RCl ले लो तो भी हो जाएगा। क्यों, पहले मिथाइल क्लोराइड से करा दूं, फिर RCl से भी करा दूंगा। ये MEnH2, अगर मान लीजिए MECl आपके पास एक्सेस में पड़ा हुआ है तो MEnH2 इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू अमोनिया। ये फिर इस पर अटैक कर देगा, SN2 अटैक कर देगा, HCl निकाल के, यहां से भी HCl निकला था क्यों बेटा, फिर ये क्या बन जाएगा Me2NH, ये बन जाएगा ना। Me2NH इज इवन बेटर देन द प्रीवियस वन, तो ये फिर से MECl पर अटैक कर लेगा, HCl निकाल कर क्या बना लेगा Me3N। लेकिन रिएक्शन यहां पर भी नहीं रुकेगी, ये जब तक अटैक करके टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड आयन ये सॉल्ट नहीं बना लेगा तब तक रिएक्शन नहीं रुकेगी। सो बेसिकली दिस इज नॉट ए गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइन बिकॉज यू विल गेट द मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। जैसे अगर मान लीजिए आपने RCl लेकर शुरू किया, ऑफ कोर्स R कैन नॉट बी टर्शरी, या ऐसा R नहीं ले सकते जिसमें SN2 अटैक संभव ना हो, तो आपने अमोनिया ले लिया, क्यों, वही रिएक्शन करवा रहे हैं आप, तो क्या बन जाएगा RNH2। फिर RCl आपने क्योंकि एक्सेस में ले रखा है तो अगली बार क्या बन जाएगा R2NH, HCl इज आउट। फिर अगर आपने RCl ले रखा है तो क्या बन जाएगा R3N और HCl बाहर हो जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन यहां नहीं रुकेगी, एंड फाइनली यू विल गेट टेट्राइल्काइल अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट। It is called tetraalkyl ammonium chloride। और ये SN2 रिएक्शन है, हॉफमैन अमोनोलिसिस, और ये SN2 रिएक्शन है। आज थोड़ा फ्रीक्वेंसी, तीसरी रिएक्शन है गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी एमाइन। सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी एमाइन, गैब्रियल थैलिमाइड। देखो थैलिमाइड वाली जो रिएक्शन है वो थैलिमाइड से शुरू होती है। थैलिमाइड एक कंपाउंड है, लेकिन हम लोग इसको शुरू करेंगे थैलिक एसिड से। और क्यों ऐसा कर रहा हूं ये भी बताता हूं आपको। मान लीजिए हमने थैलिक एसिड ले लिया, सभी लोग जरा बोर्ड की ओर देखें, अमोनिया से इसकी रिएक्शन करवाई, क्या बन जाएगा साहब, ये बन जाएगा अमोनियम सॉल्ट ऑफ
थैलिक एसिड, ठीक है ना। थोड़ा सा हीट किया, H2O निकला, तो ये क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा डाईएमाइड। थोड़ा और हीट किया, 1 मोल अमोनिया का निकल गया, तब ये बन जाएगा थैलिमाइड। This compound is named as thaliamide. क्या इस थैलिमाइड में कोई एसिडिक एच है? अगर हम KOH सिलेक्शन करें तो ये निकल जाएगा, क्यों? तब ये बन जाएगा एनायन ऑफ थैलिमाइड, N-K+। ये एक न्यूक्लियोफाइल है और इसका यूज करके एक क्वेश्चन जेईई में एक बार पूछ चुका है वो। उन्होंने ये बना दिया, KOH ले लिया, बाद में एक बेंजीन का कंपाउंड ले लिया। क्या होगा अगर हम इसको RX से ट्रीट करें, बोलो? तो क्या ये इधर आ जाएगा, SN2 अटैक हो जाएगा? ऑफ कोर्स R cannot be such that SN2 अटैक cannot take place, ठीक है ना। R अगर प्राइमरी तो ज्यादा बेहतर है, सेकेंडरी से टर्शरी होना नहीं चाहिए, ब्रिजेड होना नहीं चाहिए, और एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, और PDCH वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए एक क्वेश्चन और बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि गैब्रियल, वाई एरोमेटिक प्राइमरी एमीन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल। गैब्रियल इज अ वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमाइंस, बट एरोमेटिक एमाइंस कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस। वाई? क्योंकि यहां पर आप एरोमेटिक वाला R ले ही नहीं सकते, SN2 अटैक नहीं होगा उस पर, ठीक है, यही रीजन है। तो ये बन जाएगा N-अल्काइल थैलिमाइड। ये N-अल्काइल थैलिमाइड बन जाएगा, और इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस कर दें तो ये RNH2 और प्लस क्या बन जाएगा, बोलो? थैलिक एसिड। आप देखें इस थैलिक एसिड की रिसाइकलिंग की जा सकती है, इसीलिए मैंने रिएक्शन यहां से शुरू की, जबकि वास्तव में गैब्रियल की रिएक्शन यहां से शुरू होती है, थैलिमाइड से। और इस रिएक्शन का नाम भी है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी एमाइन। बात समझ में आई? क्लियर होगी ये बात? नोट करो, किस नोट कर लो, यहां पर लिख देता हूं। यहां पर अगर यहां पर आपने N-अल्काइल थैलिमाइड बना लिया ना, अब अगर आप यहां पर NH2 और हाइड्रोलिसिस कर दें और बाद में एसिडिफाई कर दें तो RNH2 तो बन जाता है, साथ में ये थैलोहाइड्राजाइड नाम से एक कंपाउंड बनता है। क्या नाम रखा है इसका? थैलोहाइड्राजाइड है। ठीक है ना। तो एक रूट ये भी है, पुरानी एनसीईआरटी में इसका जिक्र था, लेकिन अभी नई एनसीईआरटी में इसको हटा दिया इन्होंने। बताओ, आप बताओ बेटर कौन सा हो? उसमें थैलिक एसिड रीयूज हो जाएगा। सो बेटर ये वाला रूट बेटर है, क्योंकि इसमें थैलिक एसिड वापस रीयूज हो रहा है। Coupling reactions of benzene diazonium chloride. Coupling reactions of benzene diazonium chloride. आप देखो जरा बोर्ड की ओर पहले देख लें। अगर मान लो यहां पर कोई ग्रुप लगा दें, कोई OH या कोई ERG, स्ट्रॉन्ग ERG लगा दें, OH ही लगा दें, तो इसके पैरा पोजीशन पर ये जो ग्रुप है ना, ये मतलब जो N2+ है, ये वाली रिंग जो है वो डाइल्यूट एसिडिक मीडियम में ऐसे एक प्रोडक्ट बनाती है। इसको ये जो पैरा हाइड्रोक्सी ये जो बेंजीन बोलते हैं।
This compound shows GI and it is colored precipitate, ठीक है ना। और कलर रेंज जो है ना, कलर रेंज क्या है, YOR, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको एजो डाई भी बोलते हैं। एजो डाई, डाई मतलब होता है कलर, ठीक है ना। पहले इसका मैकेनिज्म देख लो। मैकेनिज्म क्या है भाई, बेसिक मीडियम में फिनॉल का बन जाएगा फिनॉक्साइड, फिर क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोफाइल ये बड़े आकार का है तो ये पैरा पर अटैक करना प्रीफर करता है। अगर पैरा ब्लॉक्ड हो तो ऑर्थो भी कर लेता है। रिएक्शन डाइल्यूट बेसिक मीडियम में होती है। फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट बेसिक मीडियम में होती है और एनिलीन की रिएक्शन डाइल्यूट एसिडिक मीडियम में होती है। बेसिक मीडियम में ये फिनॉक्साइड बन जाएगा, इसके लिए ना थोड़ा करेक्शन कर लेना वहां। तो क्या हो गया भाई, पैरा पर आ गया। जैसे ये पैरा पर आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इधर और ये इधर। आपको तो पता है कि अगर फिनॉक्साइड से करेंगे तो जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कार्बोकेटायन नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है, ठीक है ना। This is the intermediate sigma complex which is non-aromatic, resonance stable but not carbocation, ठीक है ना। अब इसमें से ये H+ फायर होगा, क्यों H+ फायर होगा तो ये वापस और ये यहाँ, तो इस प्रकार हमें मिलेगा पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसमें एक खास बात देखो, इस रिंग पे जितना अच्छा ERG लगा होगा उतनी रिएक्शन अच्छी होगी। ये कैसी रिएक्शन है, क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है? इट इज EASR। और इस रिंग पर जितना अच्छा ERG लगा होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करने में आसानी होगी, क्यों। और इस रिंग पर जितना अच्छा EWG लगा हो उतना बेहतर है, क्यों, क्योंकि EWG की प्रेजेंस से पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल की अटैकिंग पावर बढ़ जाएगी, क्यों। बात समझ में? तो इसके की पॉइंट्स में कुछ बातें लिखेंगे हम ना, पहले आप नोट कर लो। हम एक बात लिख लेंगे कि इट्स एन EASR, और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल ऑफ द रिएक्शन इज डाइएजोनियम इटसेल्फ। तीसरा एक पॉइंट हमें लिखना है, क्या, यही पॉइंट लिखना है कि फिनॉल रिंग पर अगर ERG प्रेजेंट हो तो रिएक्शन का रेट ज्यादा हो जाता है, और डाइएजोनियम रिंग पर अगर EWG प्रेजेंट हो तो रिएक्शन का रेट ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। इन प्रेजेंस ऑफ ERG एट फिनॉल रिंग, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, ठीक है ना। एंड इन प्रेजेंस ऑफ EWG at diazonium ring, rate of reaction increases, ठीक है ना। Why weak basic medium, बोलो। क्योंकि वीक बेसिक मीडियम में फिनॉल इज कन्वर्टेड टू फिनॉक्साइड, क्यों, सो इट इज बेटर फॉर द रिएक्शन। तो फिर क्वेश्चन है व्हाई नॉट स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। बोलो। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में ये जो डाइएजोनियम है ना, इसको भी वो डिस्ट्रॉय करके और इलेक्ट्रोफाइल नहीं रहने देगा। डाइएजोनियम विल बी अटैक्ड बाय द स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना। हमें डाइएजोनियम चाहिए था जो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करे। नाउ इट विल बी नो मोर एन इलेक्ट्रोफाइल। तो जितने भी फिनॉल और फिनॉलिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल और देखो, मान लो हमने ले लिया है डाइएजोनियम
क्लोराइड और साथ में बीटा नेप्थॉल। ये रिएक्शन हम लोगों ने पहले भी किया है, आपको याद है क्या? इट इज बीटा नेप्थॉल। डाइल्यूट बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। फिनॉल और फिनोलिक जितने भी कंपाउंड्स हैं ना, तो ये बीटा नेप्थॉल, आपको तो पता है नेप्थलीन का अल्फा पोर्शन ज़्यादा एक्टिव है, तो यहाँ कपलिंग हो जाती है। ये येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट है। ठीक है ना? अगर अल्फा नेप्थॉल हुआ if it is alpha naphthol, then under similar conditions coupling will occur at other alpha position. Again it is an yellow orange precipitate. ठीक है ना? एनिलीन से करवाएं NH2, एनिलीन से भी कपलिंग होती है। ठीक है ना? यहाँ है N2+, और ये रिएक्शन डाइल्यूट HCl में होती है, वीक एसिडिक मीडियम में। तो प्रोडक्ट जो बनता है वो है N डबल बॉन्ड N, इस टाइप से। ये भी वैसे ही पैरा एमिनो एजोबेंजीन इसका नाम है। ये भी GI शो करता है, शोज GI, और ये भी येलो ऑरेंज रेड वाला प्रेसिपिटेट है। एजोडाई बोलते हैं इसको। एनिलीन येलो भी बोलते हैं इसको। येलो कलर के पेंट में पिगमेंट की तरह यूज किया जाता था इसको। बात समझ भाई? वाई वीक एसिडिक मीडियम? हाँ, एसिडिक में NH2 जो है वो फुल फ्लेज्ड रहेगा। स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं ले सकते? वरना NH3+ बन जाएगा। आपको याद है डाइएजोनियम बनाते समय हमने एक्सेस में HCl लिया था, तब मैंने आपको बताया था कि एक्सेस में लेते हैं ताकि वो अनरिएक्टेड एनिलीन को डिस्ट्रॉय कर दे। वो इसी रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि हम उस रिएक्शन में डाइएजोनियम बना रहे थे। इस बार हमें एक्सेस में HCl लेने की जरूरत नहीं। क्यों? ना ही स्ट्रॉन्ग HCl लेने की जरूरत, क्योंकि इस बार हमें एनिलीन की रिएक्शन डाइएजोनियम से करवानी है, कपलिंग रिएक्शन। ठीक है ना? कुछ और रिएक्शन कर देख लेते हैं कपलिंग की। जैसे मान लो ये NMe2 ले लें और डाइएजोनियम रिंग पर पैरा पर SO3H ले लें। आपको तो पता है कि इस पर अगर EWG लगाएं तो रिएक्शन फास्ट होती है। ठीक है ना? डाइल्यूट HCl मीडियम है। एमाइंस वाली जितनी कपलिंग होती है उनमें डाइल्यूट HCl मीडियम लिया जाता है। सो दिस इज NMe2, N डबल बॉन्ड N, SO3H। इसको बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज। इट इज एन इंडिकेटर। ठीक है ना? एक और एग्जांपल देख लो भाई। NMe2 ले लेते हैं और यहाँ पर N2+ और ऑर्थो पर COOH लगा हुआ है। अंडर सिमिलर कंडीशंस वी गेट अ कपलिंग प्रोडक्ट लाइक दिस, एंड दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज मिथाइल रेड। ठीक है ना? NMe2, अगर केवल N2+ ले लेते, सिंपल डाइएजोनियम डाइल्यूट HCl के साथ, तो इसको बोलते हैं बटर येलो। कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो बेंजीन डाइएजोनियम के साथ कपलिंग रिएक्शन कर सकते हैं? O-,
OH NH2 NHR NR2 और एक ये बड़ा स्पेसिफिक है, इसका नाम है मेसिटिली. दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज मेसिटाइलीन. ये जो रिएक्शन, ये जो है ना, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अगर आप इसको डाइएजोनियम से रिएक्शन कराओगे तो कपलिंग प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है.